तो हमने इंडियन पार्ट 7 में बंधित गति कंप्लीट कर ली थी, है ना। हर तरह की पुली में, रस्सी में, सब जगह की, है ना। तो अब अपन मंक की प्रॉब्लम देखते हैं कि बंदर रस्सी के ऊपर चढ़ता है तो क्या प्रॉब्लम आती है उससे। देखो, मंक की प्रॉब्लम सीधी सी भाषा में लिफ्ट प्रॉब्लम होती है ना। लिफ्ट प्रॉब्लम उसकी तरह ही होती है। अब लिफ्ट प्रॉब्लम मैंने तुम्हें पढ़ा दी कि नहीं पढ़ाई, मुझे याद नहीं है, शायद पढ़ा दी होगी। देखो, अपन मंक की प्रॉब्लम पढ़ते हैं। तो देखो, मंक की प्रॉब्लम में अपन को क्या पढ़ना है। पहली बात तो बंदर को ब्लॉक बनाकर सॉल्व करो। क्या बनाकर? ब्लॉक। पहली बात, कैसे? बंदर का खुद का कुछ वजन होगा ही, है ना। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो जो बंदर होता है ना, वो रस्सी पे ऐसे लटका हुआ होता है, रस्सी के, है ना। ये बंदर है ना, ये रस्सी के लटका हुआ है ना। मान लो ये 5 kg का बंदर है ना। 5 kg का बंदर रस्सी के लटका हुआ है, तो रस्सी पे क्या आएगी? टेंशन। और देखो, बंदर की तरफ से टेंशन इधर आएगी, ऊपर की तरफ, और इस रस्सी के इस तनाव से बिंदु पर टेंशन इधर आएगी, खींचेंगे तब, है ना। और इस जो ये रस्सी की टेंशन होगी वो टी होगी हर बिंदु पर, क्योंकि बंधित गति है यहाँ पर, है ना। तो अब देखो, इसको सीधी सिंपल भाषा में करें तो ये 5 kg का बॉक्स ऐसे नहीं कह सकते कि 5 kg का बॉक्स लटका हुआ है। अब ये 5 kg का बॉक्स लटका हुआ है, इसके नीचे 50 न्यूटन आ जाएगा इसका फोर्स, ऊपर टेंशन टी लग रही है, तो ये अपनी हो गई वही पुराने वाला इक्वेशन, टी इक्वल टू 50 न्यूटन, है ना। अब ये 5 kg के बॉक्स की गति को करा दो। अगर ये 5 kg का बॉक्स ए त्वरण से ऊपर गति करे, ए त्वरण से ऊपर गति करे, तो फिर अपन को क्या करना है? वही एफ नेट इक्वल टू एम में लगा देंगे। एफ नेट क्या है? तो टी आगे है -50 इक्वल टू एम। एम कितना है? 5, और ए त्वरण से गति कर रहा है, तो टेंशन क्या आ जाएगी? 5a + 50। ऊपर गति करे तो नीचे ये ऐसी टेंशन आ जाएगी, और यही 5 kg का बॉक्स नीचे गति करे तो अपने एफ नेट इक्वल टू एम में लगा देंगे, है ना। तो एफ नेट नीचे गति कर रहा है तो ये वाली ज़्यादा होगी, तो 50 - t इक्वल टू 5a। t इक्वल टू आ जाएगा 50 - 5a। ये 50 क्या है? mg। क्या है? mg। और ये क्या है? ma, है ना। और ये टेंशन इक्वल टू यही तो है। तो सीधी भाषा में जो बंदर है, बंदर लटका हुआ है यहाँ पर, है ना। ये 5 kg का बंदर है ना। अगर ये बंदर लटका हुआ है तब तो समीकरण बनेगी टी इक्वल टू एम जी। अगर बंदर ऊपर गति कर रहा है, ए त्वरण से ऊपर जा रहा है, तो समीकरण बनेगी टी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, है ना। ये वाली समीकरण ऊपर जा रहा है तो, और नीचे जा रहा है ए त्वरण से, तो समीकरण बनेगी ये वाली टी इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। अब ये अपन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे? तो बस यही है। और इन दोनों को देखी जाए तो एक बार तो आ रहा है टी बराबर एम जी प्लस ए, और एक बार आ रहा है टी बराबर एम जी माइनस ए, है ना। जी प्लस ए और जी माइनस ए, है ना। तो यही है बस। अगर देखो, अगर ए से गति ना करके वी से गति करे, वेग से गति करे, तो समीकरण हमेशा यही बनेगी, क्योंकि वेग है तो ए बराबर 0 आएगा, तो एम ए 0 हो जाएगा, हर कंडीशन में ए 0 हो जाएगा। तो उसे 0 को घटाओ या बढ़ाओ कोई मतलब नहीं, एम जी आ जाएगा। तो ये कब है? जब बंदर ऊपर गति करे, जब बंदर ऊपर जाए, है ना। और ये कब है? जब नीचे आए। अब देखो,
बंदर नीचे गति कर रहा है ए त्वरण से, तो समझो इस बात को, तो माइनस क्यों आ रहा है, तब तो प्लस आना चाहिए, है ना। तो देखो मैं बताता हूँ एक बात, ये रस्सी है, ये मान लो ये वाली रस्सी है, ये लटकी हुई रस्सी है और इस पर बंदर इस जगह पे है ना। ये बंदर हो सकता है, बतख हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो क्या कहे, वो उसके ऊपर निर्भर कर रहा है ना, है ना। तो अब देखो इस पर टेंशन ऊपर लगेगी, टेंशन हमेशा, अब देखो बंदर का एम जी हमेशा नीचे लगेगा, एम जी क्या लगेगा, हमेशा नीचे। अब चाहे बंदर ऊपर ही त्वरण से गति करे या नीचे ही त्वरण से गति करे, अब मान लो बंदर ऊपर ही त्वरण से गति करेगा, ऊपर, तो हर बिंदु पर वो हर बिंदु पर रस्सी पर फोर्स लगाता चलेगा ऊपर की तरफ, तभी तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, रस्सी को पकड़ेगा फिर ऊपर चढ़ेगा, रस्सी को पकड़ा ऊपर चढ़ा, ऐसे ही रस्सी है इसको पकड़ेगा फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर रस्सी पकड़ेगा फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर पकड़ेगा फिर ऊपर चढ़ेगा, मतलब वो हर बिंदु पर एम ए फोर्स लगाएगा रस्सी पर, मतलब हर पहले ही रस्सी पर एम जी फोर्स के कारण टेंशन है और वो हर बिंदु पर एम ए फोर्स लगाता जा रहा है, जहां जहां से पकड़े सब पे हर हर सेकंड वो एम ए फोर्स लगा के चढ़ रहा है, तो मतलब जी एम जी में एम ए जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि बंदर ऊपर जाएगा तो टेंशन का मान हर बिंदु पर बढ़ता जाएगा स्पीड के कारण, है ना, और नीचे आएगा तो वो हर बिंदु पर अब टेंशन छोड़ता जाएगा, छोड़ता जाएगा, छोड़ता जाएगा, छोड़ता जाएगा, तो इसका मतलब क्या करेगा, नीचे जाने पर हमेशा जो ए है वो नेगेटिव होता है, ए घटता है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऊपर आने पर ये घटता है या नीचे आने पर जी बढ़ता है। देखो अगर कंडीशन दे दी जाए, मान लो ये है और ये रस्सी है और बंदर यहाँ बैठा दिया गया है ना, और ये इधर कह रहा है कि ये नीचे गति कर रहा है, बंदर नीचे गति कर रहा है ना, नीचे गति कर रहा है, पर नीचे वेग से गति कर रहा है और वेग है जो घट रहा है, क्या हो रहा है, वेग घट रहा है, मतलब क्या है कि मतलब वो जा तो नीचे रहा है लेकिन उसकी स्पीड कम होती जा रही है, धीरे धीरे स्पीड कम होती जा रही है, यानी मंदन लग रहा है, क्या हो रहा है, मंदन लग रहा है, मंदन लग रहा है। अब इसका नीचे तो एम जी लगेगा, अब मंदन क्या होता है, नेगेटिव वेव होता है, ए मतलब वेग की विपरीत दिशा में, देखो वेग इस दिशा में है तो मंदन ऊपर की दिशा में लग रहा है, ऊपर की दिशा में एम ए लग गया और ऊपर की दिशा में टेंशन है, तो समीकरण बनाई जाए तो क्या बनेगी इसकी, तो देखो बंदर देखो नीचे जा रहा है ना, पर वे मतलब नीचे नीचे जा रहा है पर वेग घट रहा है ना, ये समीकरण देखो, विवेक से नीचे जा रहा है पर वेग धीरे धीरे घट रहा है, विवेक से उसने चलना स्टार्ट किया पर इस समय वेग है जो धीरे धीरे घट रहा है, मतलब मंदन लगेगा, मंदन ए नेगेटिव होता है, तो अब नीचे जाने की समीकरण क्या होती है, नीचे जमीन की समीकरण होती है एम जी माइनस ए, पर ए क्या है यहाँ पर, नेगेटिव, तो टी बराबर एम जी नेगेटिव, नेगेटिव प्लस हो जाएगा ए, ये आएगा, क्योंकि जो ए है वो यहाँ पर नेगेटिव लग रहा है, समझ में आई, जब मंदन लगेगा तो जी प्लस ए, तो ये ऊपर जाने वाली समीकरण आ गई ना, ऊपर जाने वाली, तो ऐसे अपन को याद रखना है, मान लो एक ऐसे देखो यहाँ पर ये बंदर है, ये बंदर मान लो ये है, ये बंदर है और ये ऊपर जा रहा है, मतलब विवेक से चलना स्टार्ट कर रहा है और धीरे धीरे वेग घट रहा है, धीरे धीरे वेग घट रहा है, यानी वेग घट रहा है मतलब मंदन लग रहा है, मंदन मतलब ए है जो नेगेटिव लेना है अपन को, मंदन में ए नेगेटिव लेना है, तो अब अपन को क्या करना है, नीचे तो इसका एम जी लगेगा, ऊपर टेंशन लग रही है, और जब ये ऊपर जाता है तो ऊपर वाली समीकरण क्या आती है, तो देखो ए नेगेटिव में वेग ऊपर की दिशा में है तो ये भी नीचे की दिशा में लगेगा, एम जी एम ए, एम ए विपरीत दिशा में लगेगा, है ना, विपरीत दिशा में, है ना। तो एम ए तो अपन को लिखना होगा ना,
तो देखो टेंशन टी बराबर टी, अब ऊपर जा रहा है वेग और ए नेगेटिव है, तो टी बराबर है एम जी प्लस ए। ऊपर जाने की समीकरण क्या होती है? ऊपर जाने की समीकरण जी प्लस ए होती है, लेकिन ए नेगेटिव है तो टी की समीकरण क्या जाएगी? और एम जी माइनस ए, ये समीकरण आ जाएगी नीचे वाली। यानी मंदन के समय पे समीकरण क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। तो ये अपने मन की प्रॉब्लम समझ आ गई। अब क्वेश्चन से इसके अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये तो वाले बात है ना, नोट्स मिलेंगे, मैंने एक्स्ट्रा बताई है ना, तो तुम्हें मन करे तो याद रखो, नहीं तो आगे अपन सीख ही जाएंगे इनको धीरे धीरे, है ना। पर मतलब याद रखने में ही फायदा है बैंक वाली प्रॉब्लम्स को। तो इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखो ये शुरुआत के तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, है ना, इनको कर लेते हैं अपन, फिर बड़े क्वेश्चंस करेंगे। देखो ये है, ये रस्सी है और इस पर बंदा लटका हुआ है ये, और ये 5 kg का है। ऊपर जा रहा है ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, किससे? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो देखो ऊपर जा रहा है तो एफ नेट किसी क्या लग रहा है इस पर? एफ नेट इक्वल टू ए में लगाएंगे तो देखो एफ नेट टेंशन तो ऊपर लगेगी, नीचे एम जी लगेगा। तो देखो टी माइनस एम जी, क्योंकि ऊपर जाने है, बराबर एम ए, ये समीकरण लगेगी। टी निकालनी है, एम जी कितना हो गया इसका? 50। एम ए कितना हो गया? 2, 5 दूनी 10। तो टेंशन कितनी आ गई इसकी? 60 आ गई ना, कोई दिक्कत है? और मैंने देखो नोटबुक में लिख रखी है 40, तो ये गलत है, क्योंकि ये 50 इधर जाएगा तो 60 आएगा, तो 60 कर लेना इसे, है ना। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक बंधन है, ये लटका हुआ है और ये नीचे जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और 4 kg का बंधन है। तो लगा दो टेंशन। देखो देखो एफ नेट इक्वल टू ए में लगाना है अपन को, तो है ना। अब इसमें नीचे क्या लग रहा है? नीचे का ये जाता है नीचे, देखो नीचे जा रहा है तो ये वाला 40 अपन लेंगे। तो देखो एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। एम जी कितना है? 40। टी कितनी है? निकालनी है। एम ए कितना है? 4 × 12। 12। तो टेंशन इसको इधर लाएं, इसको इधर लाएं, तो टेंशन आ जाएगी 28। कैसे आया? सोल्व कर लो, ऐसे आएगा, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। देखो ये एक रस्सी है ना, इस पर ये बंदर भैया लटके हुए हैं और ये इसकी पूंछ है, और इस पूंछ से एक बंदर और लटका हुआ है ना। कितने पे हो सकते हैं? अपन 2 बंदरों वाली प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये 5 kg का है और ये 3 kg का है, ये भाई, है ना, है ना। इसका त्वरण दे दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका तुरंत दे दिया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। और इस जगह पे, इस रस्सी के कारण देखो इस जगह पे भी एक टेंशन आएगी। क्यों? क्योंकि ये बंदर की पूंछ पकड़ के लटका हुआ है, तो ये भी, तो इस जगह पे भी एक टेंशन आएगी T1, और एक इस जगह पे टेंशन आएगी T2, इसके कारण, है ना। तो अब अपन को क्या करना है? बंदर को बॉक्स मान लेना है। कैसे बॉक्स बनाते हैं? चलो बंदर को, ये रस्सी, है ना, इस पर एक बॉक्स और एक बॉक्स, ये हो गया, है ना। ये 5 kg का बॉक्स मान लिया, ये 3 kg का बॉक्स। इसका तुरंत दे दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इस पर इधर और इधर टेंशन T2 लगेगी, इस पर इधर और इधर T1 लगेगी। कुछ भी मान सकते हैं, T2 कहीं भी, T1 कहीं भी, अपन को बस सॉल्व करना है। देखो इसको देखो,
ये ये वाला एफबीडी देखो, इस वाले एफबीडी में इसका लग रहा है 30 नीचे, इसका लग रहा है 50 नीचे, है ना। तो देखो इसकी एफबीडी बनाए 3 kg का, तो देख नीचे तो 30 लग रहा है, ऊपर T2 लग रही है, और ये चाक इधर से रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो यहाँ से T2 निकाल लेंगे अपन। ऊपर जा रहा है तो ये वाला ज़्यादा, T2 माइनस 30 बराबर m कितना है 3, 3 एकम 3, तो ये 3 आ गया, T2 इक्वल टू आ गया 33 न्यूटन। अब देखो इस वाले एफबीडी को, देखो इस वाली को देखते हैं, तो ये 5 kg का हो गया, है ना। ऊपर लग रही है इस पर T1, नीचे लग रहा है इस पर 15 न्यूटन, और एक नीचे और लग रही है इस पर T2, ये लग रही है ना नीचे T2, है ना। T2, और ये जा किधर से रहा है ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इसकी समीकरण क्या बनेगी, देखो ऊपर जा रहा है तो T1 जाता है, T1 माइनस 50 प्लस माइनस T2, सबको माइनस करो या फिर इनको कोष्टक में लिख के इन दोनों को प्लस करो, है ना। और ये इसके बराबर आ जाएगा 5 दूनी का 10 एम के बराबर, तो T1 माइनस 50 माइनस T2 की वैल्यू कितनी आ रही है प्लस 33 बराबर 10, तो ये कितना आएगा 3 8, T1 इक्वल टू 10, ये माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस में 93 आ जाएगा, कितने आ जाएगा 93, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन में बंदर उल्टे सीधे चल रहे हैं, कैसे उल्टा सीधा चले बंदर तो क्या होगा, देखो ये क्वेश्चन है, ये रस्सी है, एक बंदर भाई यहाँ बैठा है ना, एक बंदर भाई ये इधर जाएगा, और एक बंदर भाई यहाँ बैठा है, ये इधर जा रहा है, ये 5 का है, और ये भी 5 का है ना। ये नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो देखो अब अपन को करना क्या है, एफ बी डी बनाना है इनका, है ना। तो देखो एफ बी डी बनाते हैं, तो एक बॉक्स इधर लटका हुआ है, एक रस्सी, एक बॉक्स इधर लटका है, एक रस्सी, है ना। ये तो है, इसकी चाल दे दी ऊपर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी चाल दी थी नीचे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 5 का है, ये भी 5 का है, तो देखो इसके कारण इस बिंदु पे टेंशन, इसके कारण इधर नीचे की तरफ टेंशन, ये हो जाएगी T1, इसके कारण इधर ऊपर टेंशन, और इस जगह पे इसके कारण इधर नीचे टेंशन, और ये हो जाएगी T2। तो देखो इस एफबीडी को सॉल्व कर लें अपन इसको, तो देखो 5 kg पर इनका नीचे तो 50 लगेगा, इसका भी 50 लगेगा, है ना। तो देखो एफबीडी बनाए 5 kg का, तो नीचे तो 50 लग रहा है, ऊपर T1 लग रहा है, और ऊपर लग रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो T1 माइनस 50 इजकल टू 4 पंजो 20, क्योंकि 5 का है ना, 4 पंजो 20। अब ये नहीं सिखाऊंगा मैं, ये कैसे आ रहे हैं, ये तो अपन बहुत चीज सीख सके हैं, बस अपन को ये मेन है यहाँ से यहाँ आना, बाकी तो पहले जैसी प्रोसेस है ना। तो T1 अपन निकाल लेंगे डायरेक्ट 70, ये आ गया। T2 देखो, T2 के लिए 5 kg का डायग्राम बनाओ, 5 ऊपर तो इस पर T2 लग रही है, नीचे इस पर T1 लग रहा है, और नीचे इसका 50 को लग रहा है, और ये जा किधर रहा है नीचे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो देखो इसकी टेंशन क्या निकलेगी, नीचे नीचे जा रहा है तो ये ज़्यादा होगी, तो T1 प्लस 50 जाता है, माइनस T2, ये एफ नेट हो गया अपना, और ये हो जाएगा 5 दूनी का 10 एम ए 10 एम ए। तो देखो T1 कितनी है 70, 7 5 7 5 12 120 माइनस T2 इजकल टू 10, तो देखो T2 इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये आ जाएगा T2 इजकल टू 110, कितना रहा 110। अबे ये क्या कर दिया मैंने, 110 लाना था यार, कहाँ से क्या लिया है मेरे समझ ही नहीं आ रहा। 50, ये T1 70 आएगा, कितनी आएगा रे, T1 ऊपर जा रहा है, सही है। देखो T2 ऊपर जा रहा है, अरे ये 2 kg का है, सर ने 2 kg का कराया है ये,
ये इस वाले को ना सर ने 2 kg का मान लिया, अपन ने 5 kg के मान से किया है, क्योंकि मैंने ना उसमें नोट्स में 5 kg लिख रखा है, नोट्स में 2 kg लिखा है ये, और ये 5 kg है ना। वो क्वेश्चन देख के कर लिया मैंने आंसर तो देखता नहीं हूँ, आंसर तो मैं बाद में देखता हूँ कि क्या आ रहे हैं, है ना। तो सर ने 2 kg करके कर लिया, तो तुम 2 kg करके कर लो। मैंने 5 kg करके करा दिया, है ना। वो तो अब क्वेश्चन के ऊपर है, और सर को मैं वो आंसर नहीं देखता हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ही करा देता हूँ सॉल्व। तो देखो एक अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, है ना। ये वाला क्वेश्चन है कि ये पुल्ली लटकी हुई है, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या है कि ये इधर एक चीज लटकी हुई है, एक इधर चीज लटकी हुई है, ये रस्सी है ना। अब रस्सी से यहाँ पर एक केले का जो गला लटका हुआ है, केले, है ना, केले लटके हुए हैं। अब ये तो ना, ये सर ने क्या बोला है कि लाइन लगा दी कि बंदर को केले डायरेक्ट ना दिखे, वरना बंदर इधर से लपक के ले लेगा ना। हाँ, तो इसके लिए है ना, अब ये रस्सी है ना, तो बंदर यहाँ पर बैठा है भाई, बंदर। अब ये बोल रहे हैं कि जो बंदर है ये 2 kg का बंदर है भाई, और केले हैं 5 kg के। अब क्वेश्चन कहना है कि बंदर है ना कितने वेग से ऊपर जाए कि केले धरातल से न उठे, मतलब बंदर का वह अधिकतम त्वरण ताकि केले धरातल से उठे नहीं, धरातल पर ही रखे रहे, मतलब कि बंदर ये धरातल है यहाँ पर, है ना। अगर बंदर रस्सी को देखो, बंदर रस्सी पे ऊपर जाएगा तो रस्सी पे टेंशन लगेगी इधर, है ना, है ना, और इधर टेंशन लगेगी, और इस बिंदु पे लगेगी इधर टेंशन, है ना, और इस बिंदु पे लगेगी इधर टेंशन, क्योंकि है ना इधर, और इस बिंदु पर लगेगी इधर टेंशन, यानी केले की तरफ ऊपर की बगल टेंशन लगेगी। मतलब बंदर अगर ऊपर जाएगा, बंदर ऊपर जाता है ना, तो मतलब अगर एक केले का फोर्स कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन नीचे की तरफ। अगर ये टेंशन की वैल्यू 50 न्यूटन से ज़्यादा हो गई तो केले ऊपर उठ जाएंगे, सही बात है। मतलब अपन को इसका जो त्वरण है ना, इसका त्वरण ये बराबर करना है 0 के, इसका कितना मैक्सिमम त्वरण हो कि इसका त्वरण 0 रहे, इसका त्वरण अपन को ए ज्ञात करना है, A2, और ये A1 0 करना है अपन को कैसे भी। मतलब हाईएस्ट कितनी स्पीड में जा सकता है बंदर ऊपर, कितने त्वरण से ऊपर जा सकता है। अब देखो केले का एफबीडी बनाए, तो केले के एफबीडी से तो अपन को सीधी भाषा में पता लग रहा है कि केले पे तो टेंशन है जो उसकी वैल्यू 50 न्यूटन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब टेंशन वो लेस देन 50 या इक्वल देन 50 होनी चाहिए बस। अगर अगर 50 न्यूटन से ज़्यादा टेंशन हो गई तो केले ऊपर उठ जाएंगे, सही बात है। 50 न्यूटन से अब अपन को बंदर का एफबीडी बनाना है। अब देखो बंदर है, बंदर भाई ऊपर भागेगा A2 से, तो देखो T-20 इजिकल टू M/E2, ये बंदर की रिएक्शन बनेगी। अब टेंशन की वैल्यू 50 न्यूटन अधिकतम कर सकते हैं अपन, कितने कर सकते हैं, 50 न्यूटन, क्योंकि 50 न्यूटन टेंशन रहेगी रस्सी में पूरी में। देखो ये रस्सी बंधित गति है ना, बंधित गति है, इसके कारण पूरे पे टेंशन फिक्स रहेगी। अगर रस्सी की टेंशन 50 न्यूटन तक कर दी जाए तो केले उठेंगे नहीं, उसी जगह पे रहेंगे। अगर 50 न्यूटन से 51 हो गए तो केले उठ जाएंगे, क्यों, क्योंकि टेंशन ज़्यादा हो गई, रस्सी में तनाव बल ज़्यादा हो गया ना उसके बल से, है ना। तो अब इस टेंशन की वैल्यू यहाँ पर 50 पुट करता हूँ, -20,
है ना। और ये m कितना है इसका 2 a2, ये आ जाएगा 32 a2, यानी a2 की वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अगर बंदर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक का वेग का तुरंत से गति करे ऊपर तो केले नहीं उठेंगे। अगर सेले का आगे 16 हो गया तो बंदर उठ जाएगा। कैसे? अब देखो 16 न्यूटन टेंशन रखते ही है ना, इस टेंशन की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। कैसे देखते हैं? देखो t माइनस 20 इजिकल टू m कितना है 2 और इंटू रख दो 16, तो t इजिकल टू माइनस 20 इजिकल टू 16 दोनों 32, t इजिकल टू आ गया 52 न्यूटन। आ गई ना ज़्यादा टेंशन, मतलब 15 हाईएस्ट था। तो देखो अब ये मंकी ब्लॉक प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। अब अपन को पढ़नी है नेक्स्ट चीज, और नेक्स्ट क्या है? स्प्रिंग फोर्स। है ना। तो देखो स्प्रिंग फोर्स होता है ना, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? देखो ये भी है ना, स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग। पहली बात तो हम स्प्रिंग को समझते हैं कि स्प्रिंग हकीकत में है क्या चीज। तो देखो स्प्रिंग ऐसी होती है हमेशा, ये स्प्रिंग है एक, ये कंप्लीट स्प्रिंग है, ठीक है। अब ये कंप्लीट स्प्रिंग होती है, ठीक है। अब इस स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग, इसके अंदर क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, ऊर्जा भरी होती है। इसके अंदर क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा भरी होती है, और इसकी ये प्राकृतिक लंबाई है L स्प्रिंग की, ठीक है। अगर मान लो स्प्रिंग है, इसको अपन कंप्रेस करें तो क्या होगा? इसकी प्राकृतिक लंबाई कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम, है ना। या फिर अपन स्प्रिंग की लंबाई को बढ़ा दें, एफ फोर्स लगाकर, ये बढ़ा देनी यहाँ से यहाँ तक, ये एक्स दूरी बढ़ा दी अपन ने। तो क्या है कि स्प्रिंग है ना, वो हमेशा कोशिश करती है अपनी वास्तविक लंबाई में आने की, है ना। स्प्रिंग हमेशा कोशिश करती है अपनी वास्तविक लंबाई में आने की, मगर मतलब अगर स्प्रिंग को अपन कंप्रेस करें तो वो कोशिश करती है वापस फैलने की। अगर स्प्रिंग को खींचे तो वो कोशिश करती है वापस सिकुड़ने की। मतलब स्प्रिंग हमेशा जिधर स्प्रिंग पर बल लगाया जाए, मान लो ये स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग पर बल इधर लगाएंगे अपन, फोर्स बहाबल इधर लगाएंगे तो स्प्रिंग हमेशा बल लगाएगी एफ एस अंदर की तरफ। अगर ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग पर अपन अंदर की बगल लगाते हैं एफ एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल फोर्स अंदर की तरफ लगाएं तो स्प्रिंग कोशिश करेगी इस बल को, एफ स्प्रिंग को बाहर की तरफ लगाने की। मतलब स्प्रिंग एक विरोधी बल लगाती है, विरोधी बल। अब क्योंकि जो भी चीज हमेशा विपरीत दिशा में लगता है, तो एफ एस हमेशा किस दिशा में लगता है? विपरीत दिशा में। स्प्रिंग बल है जो विपरीत दिशा में लगता है ना। स्प्रिंग बल है जो किसके समानुपाती है? देखो पहली बात तो स्प्रिंग बल, देखो ये स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग की अगर जितनी लंबाई अपन कम करते जाएंगे, स्प्रिंग देखो कैसी भी स्प्रिंग लो, अच्छी वाली स्प्रिंग लेंगे ना, तो स्प्रिंग को जितना जब दबाते जाएंगे अपन को उतना ही बाहर फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग है जितना संकुचित होगी, मतलब जितना एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, स्प्रिंग फोर्स भी उतना ही, एफ एस है जो उतना ही बढ़ता जाएगा। एक्स की वैल्यू चाहे अंदर बढ़े चाहे बाहर बढ़े, यानी चाहे अपन स्प्रिंग को खींचे चाहे घटाए, तो एक्स की वैल्यू मतलब लंबाई में जितना परिवर्तन होता जाएगा, स्प्रिंग फोर्स उतना ही बढ़ता जाएगा। जो स्प्रिंग फोर्स है वो समानुपाती किसके है? एक्स परिवर्तन, यानी लंबाई में परिवर्तन के, लंबाई में अंतर की। ये क्या है? लंबाई में अंतर आया है ना,
की लंबाई में बढ़ोतरी करी है, कमी करी है, कितनी करी है ना, तो उसके समानुपाती होता है। और चूंकि ये बाह्य बल अपन ने इस दिशा में लगाया तो स्प्रिंग बल हमेशा उल्टी दिशा में लगता है, तो जो लंबाई में परिवर्तन होता है वो नेगेटिव होता है। जिसमें नेगेटिव, तो एफ एस अगर एक समानुपाती का चिन्ह हटाए तो एक कांस्टेंट आएगा, तो माइनस के एक्स ये स्प्रिंग फोर्स हो जाता है। अरे के क्या है, ये हर स्प्रिंग का अलग होता है, हर स्प्रिंग का अलग होता है। कोई स्प्रिंग पतली होती है तो उसका के कम होता है, कोई स्प्रिंग की लंबाई ज्यादा होती है तो उसका के की वैल्यू कम होती है। क्यों? क्योंकि देखो की वैल्यू हमेशा, देखो की वैल्यू अगर, देखो एफ एस, इस एक को एस एक्स को इधर लें तो की वैल्यू आ जाएगी, मतलब के है, अगर स्प्रिंग फोर्स को कांस्टेंट कर दो, स्प्रिंग फोर्स को कांस्टेंट कर दो तो की वैल्यू है वो समानुपाती एक्स के आ रही है। समानुपाती किसके आ रही है? 1/x के। मतलब की वैल्यू बढ़ाई जाए तो एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, एक्स की वैल्यू बढ़ाई जाए तो की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब के है जो स्प्रिंग की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर स्प्रिंग की लंबाई, देखो एक स्प्रिंग इतनी बड़ी है तो इसकी की वैल्यू ये होगी, ये एल लंबाई का है ना, और वही उतना ही फोर्स वाली स्प्रिंग की लंबाई अगर 2L कर दिया जाए तो की वैल्यू हो जाएगी k/2। कितनी हो जाएगी? k/2। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है दोनों। तो ये कुछ स्प्रिंग की बातें हैं जो अपन को समझ आ गई। अब अपन को स्प्रिंग बल समझ आ गया। पहली बात तो स्प्रिंग बल होता है ना, ये जो स्प्रिंग बल है, ये स्प्रिंग बल अगर ये एक बॉक्स लगा दिया एम द्रव्यमान का और इसे अपन इधर खींचे तो स्प्रिंग बल एफ एस इधर लगेगा। एफ एस कितना? माइनस के एक्स। और इधर एफ अपन फोर्स लगा रहे हैं, कितना भी न्यूटन में फोर्स लगा दो इधर, है ना। देखो एक, मान लो ये एक स्प्रिंग है ना, और इस पर अपन एक एम द्रव्यमान का इधर बॉक्स लगा दिया तो ये नीचे तो लगाएगा एम जी, है ना। तो स्प्रिंग बल, अब स्प्रिंग बल कितना लगेगा? ऊपर की तरफ, ऊपर की बगल एफ एस कितना लगेगा? माइनस के एक्स, है ना, माइनस के एक्स लगेगा। और ऊपर की बगल इस जगह पे क्या आएगी? टेंशन, टेंशन फोर्स। अब जो टेंशन आ रही है इस जगह पे, वो टेंशन किसके बराबर हो जाएगी? माइनस के एक्स के। अब देखो टेंशन, अगर स्प्रिंग ना होती, स्प्रिंग ना होती, स्प्रिंग ना होती तो ये एम होता, नीचे ये लगता एम जी, और ऊपर आ जाती टेंशन, तो टी बराबर क्या होता है? एम जी के। टी बराबर किसके होता है? एम जी के। तो यहाँ पर अब टी बराबर किसके है? एम जी के। और जो टेंशन आ रही है वो किस में आ रही है? स्प्रिंग में। और स्प्रिंग में टेंशन क्या है? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग में टेंशन क्या है? टी बराबर एफ एस। तो टी बराबर एफ एस बराबर माइनस के एक्स बराबर एम जी। साम्य पर, किस पर? साम्य पर, साम्य पर ये वाली कंडीशन होती है साम्य पर, यानी टेंशन होती है वो माइनस के एक्स के बराबर होती है, एफ एस होती है जो भी एम जी के बराबर होता है साम्य पर। इसी से अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। क्या करने होते हैं? क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एक्स क्या है? प्राकृतिक लंबाई में विचलन। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना। और के की वैल्यू देखे जाए तो देखो के क्या है? के है एफ एस बटे एक्स, यही तो है के, है ना। के क्या है? एफ एक्स बटे एस, यही, है ना। तो देखो एफ क्या है? न्यूटन में, और एक्स क्या है? मीटर में। तो के की यूनिट क्या आ गई? न्यूटन पर मीटर, है ना। तो स्प्रिंग में अपन को समझ आ गया क्या होता है ना। तो अब अपन क्या करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो अपन जो एनल में स्प्रिंग लेते हैं उसका द्रव्यमान नहीं लेते हैं, और ना ही उसकी, मतलब स्प्रिंग का अपन को भार ही लेना है जब तक स्प्रिंग में कहा ना जाए क्वेश्चन में। अब देखो जो स्प्रिंग आती है ना, वो अपन को काम में क्या आती है ये तो मैंने बताया ही नहीं अभी तक। जो स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग जो अपनी
वेट मशीन होती है ना, वेट मशीन उसमें है ना, जैसे ये वेट मशीन का ऊपर का हिस्सा होता है ना, और ये ऐसे लगी होती है वेट मशीन, है ना। तो इसमें क्या है, ये स्प्रिंग लगी होती है, क्या लगी होती है, स्प्रिंग्स लगी होती है, क्या स्प्रिंग्स, ऐसे अंदर स्प्रिंग्स लगती है। जो स्प्रिंग होती है ना, जैसे ये एक बना है, एक बेस है, ये ये है, और ये एक स्प्रिंग लगी हुई है, और ये है एक अपन ने अहम वजन लटका दिया इससे। तो ये क्या है, जो ये स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग जो मान लो यहाँ कोई टेंशन उत्पन्न होगी, टेंशन टी, और ये किसके कारण होगी, एम जी के कारण, है ना। एम जी के कारण टेंशन होती है, वो एम जी के कारण उत्पन्न होगी। तो जो स्प्रिंग में जो टेंशन, स्प्रिंग है, स्प्रिंग 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 है ना, स्प्रिंग, इसको बोलते हैं स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग तुला। अब जो स्प्रिंग तुला का जो पाठ्यांक होता है ना, वो इस टेंशन पे निर्भर करता है, किस पे, टेंशन पे। जितनी टेंशन होगी उतना स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक होगा। तो इधर टेंशन कितनी है, टी बराबर एम जी, तो स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक कितना है, एम जी, कितना है, एम जी, ठीक है। तो ऐसे अपन को स्प्रिंग लिख देनी है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है कि जहाँ भी स्प्रिंग तुला के क्वेश्चंस करने के लिए स्प्रिंग को रस्सी बना दो। जो स्प्रिंग तुला के क्वेश्चन करते हैं उसमें स्प्रिंग को मान लो कि एक रस्सी है, और जो इसमें रस्सी में जितना तनाव उत्पन्न होगा ना, रस्सी में जितना तनाव उत्पन्न होता है, देखो रस्सी में तनाव वाले क्वेश्चन अपन बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे कर चुके हैं। तो रस्सी में जितने तनाव उत्पन्न होता है वही स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक होता है, ठीक है। अब देखो एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ये तो अपन को समझ आ गया, अगर इसकी ये 5 kg का है तो टेंशन कितनी हो जाएगी, 50, और स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक कितना हो जाएगा, एफ एस, वो भी 50, कितना, 50, है ना। ये तो अपन का छोटा क्वेश्चन है, ये तो अपन के लिए कुछ भी नहीं है। तो अब अपन एक स्प्रिंग को देखते हैं। ये मान लो एक स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग तुला है, ठीक है। अब इसमें देखो अपन ने इधर एक फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का, और एक इधर फोर्स लगा दिया अपन ने 10 न्यूटन का। तो अब स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक होगा क्या आखिरकार। तो देखो अपन ने क्या कहा है कि हमेशा रस्सी को अपन को मानना है, स्प्रिंग तुला को रस्सी मानना है। अगर मान लो एक रस्सी होती, अगर उसको अपन इधर लटका दें, एक इधर इस रस्सी पे अपन इधर एक फोर्स दे दें, क्या, 10 न्यूटन का। तो देखो इसके कारण इधर टेंशन आएगी टी, और इस बिंदु पर भी टेंशन टी ही आएगी, ठीक है, ठीक है। अब इसको इस तरह से समझते हैं, चलो एक इधर अपन ने 10 न्यूटन इस बॉक्स पर, और इस बॉक्स पर रस्सी को लगा दिया। इधर अपन ने 10 न्यूटन से खींचा, इधर अपन ने 10 न्यूटन से खींचा, तो इधर टेंशन टी आई, इधर टेंशन टी आई, कितनी, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। तो इस बिंदु पर टेंशन कितनी आएगी, टी। तो यही तो ये हो रहा है, स्प्रिंग को दोनों तरफ से खींचा जा रहा है 10 न्यूटन से, तो स्प्रिंग के अंदर टेंशन तो एक ही आएगी बंधित गति के कारण। तो टेंशन क्या आएगी, टी बराबर 10 न्यूटन, कितना आएगा, 10 न्यूटन, और एफ एस भी कितना आएगा, 10 न्यूटन। क्योंकि देखो जब भी अपन दीवार से कोई चीज को लगाते हैं ना, दीवार से, और इधर दीवार से लटका के अपन ने 10 kg का बॉक्स लगा दिया, इधर 100 न्यूटन नीचे जा रहा है, तो अपन बोल देते हैं कि टेंशन कितनी आ रही है, 100। तो एक बात बताओ, ये दीवार है, ये दीवार रस्सी से लटक रही है, यहाँ पर भी तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया लग रही है, मतलब दीवार भी तो 100 न्यूटन का फोर्स लगा रही है इस तरफ, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रही है कि नहीं लगा रही है, लगा रही है। तभी तो ये दीवार, अगर दीवार 100 न्यूटन का फोर्स नहीं लगा पाती तो ये रस्सी दीवार को खींच के इधर ले आती कि नहीं आती। मान लो ये एक कागज की दीवार है, कागज की दीवार है, और इससे इससे अपन ने लटका दिया एक 100 न्यूटन का फोर्स, तो कागज नीचे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कागज इस दिशा में 100 न्यूटन फोर्स लगा ही नहीं पा रहा है, उसकी क्षमता ही नहीं है। पर इस जगह पर अगर एक लोहे की प्लेट होती तो वो 100 न्यूटन फोर्स इस दिशा में लगा लेती। मतलब ये इधर 10 न्यूटन फोर्स अपन चाहे दिखाएं या ना दिखाएं, अगर इस जगह पर अगर 20 लगा हुआ है और इधर 10 न्यूटन से खींच रहे हैं, तो ये इधर भी 10 न्यूटन लगा रहा है। क्यों, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तो हर जगह लग रहा है ना।
तो ये वाला क्वेश्चन अब अपन को समझ आ गया कि इसका जो पाठ्यांक है वो 10 न्यूटन क्यों आएगा। ठीक है, अब अपन क्वेश्चंस करते हैं। चलो ये तो बेसिक बातें हो गई, है ना। तो अब अपन बस क्वेश्चंस करते हैं तमातम। तो देखो वही है, उस इसमें क्या क्वेश्चंस आएंगे, वही पुली वाले, बंधित गति वाले। एक ब्लॉक को इधर लटका दिया, एक को इधर लटका दिया, किसी को नत्तल पर लगा दिया, नत्तल पर लगा के स्प्रिंग लगा दी, पाठ्यांक आपको। तो वही है, बस अपन को तो क्वेश्चंस करने हैं। और देखो यही सारे क्वेश्चंस अपन घर्षण में पढ़ेंगे। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो इधर 2 पुली लगा दी अपन ने, है ना, और इधर एक 2 kg का बॉक्स लगा दिया। वही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है ही क्या है एनएलएम में, है ना। और इधर अपन ने मान लो एक ये इस जगह पे स्प्रिंग भैया लटका दी, और इस जगह पे यहाँ स्प्रिंग जी लटका दी, है ना। और नीचे स्प्रिंग से अपन ने लटका दिया 5 kg का बॉक्स, और इधर अपन ने लटका दिया 8 kg का बॉक्स। ठीक है, अब देखो अगर अपन मान लो इस जगह पे अगर घर्षण लगा दें, म्यू लगा दें, तो ये घर्षण का क्वेश्चन बन गया। बना कि नहीं बना? बन गया। और क्या है भाई, ये अभी तो स्मूथ है, अपन स्मूथ में लगा रहे हैं, यहाँ कोई घर्षण का फोर्स नहीं लग रहा है। सही बात है ना। तो अब देखो ये तुला 1 है और ये तुला 2 है। तो अपन को तुला 1 और 2 का पाठ्यांक निकालना है। तो मैं क्या कहता हूँ, इनको मान लो सादा रस्सी। ठीक है, सादा रस्सी मान लेते हैं। चलो ये अपन ने सादा रस्सी मान ली। ठीक है, ये 2 kg भैया, और ये एक इधर लटका दिया अपन ने 5 kg, इधर लटका दिया अपन ने 8 kg। ऐसे क्वेश्चन तो अपन ने बहुत किए हैं ना, ऐसे क्वेश्चन तो अपन ने बहुत किए हैं। इसको तो अपन अब सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? मान लो इसकी टेंशन T1 आ गई, इस जगह पे भी टेंशन इधर आएगी, और इस जगह पे टेंशन इधर आएगी, इस जगह पे टेंशन T1 ही आएगी, क्योंकि एक ही रस्सी है अभी तक। तो इस जगह पे रस्सी अलग हो गई, तो ये टेंशन T2, इस पर इधर, इस पर इधर, इस पर इधर T2, क्योंकि ये वाली एक रस्सी है ना। तो ये T1 हो गई, ये T2 हो गई। इसका FBD बनाओ तो इधर 50, तो T1 इधर कितना आएगा। अब देखो पहले तो अपन को क्या करना है, इसका त्वरण लिखना है ना। तो देखो ये इधर 80 न्यूटन लगेगा, इधर 50, तो ये इसका त्वरण इधर ऊपर जाएगा E, है ना, और इसका त्वरण नीचे जाएगा इधर E। अब घर्षण कहीं नहीं है, घर्षण कहीं नहीं है, तो अपन को क्या करना है, एफ नेट लगा देना है। अब देखो एफ नेट क्या है, एफ नेट इक्वल टू एम ए। ये तो अपन को निकालना है एफ नेट कितना है टोटल। देखो एक तो इधर लग रहा है, ये देखो इस त्वरण की दिशा में, तो ये वाला आगे आएगा 80 माइनस 50, है ना। और कोई एफ नेट थोड़ी लग रहा है, और कोई बहावल नहीं है। टोटल एम कितना है, 5 2 7, 7 और 7 14 और 1 15, और ए ये आ गया ए। अब देखो अगर अगर घर्षण होता है यहाँ पर घर्षण, तो घर्षण इसका विरोध करता इधर चलने का, है ना, विरोध करता तो म्यू एफ फोर्स लगता है, एफ एस घर्षण जो होता है म्यू एन। तो इसमें अपन है ना एफ नेट में क्या करते हैं, एक एफ इस फोर्स को इस दिशा में लग रहा है, त्वरण इस दिशा में ए, तो अपन घर्षण के लिए क्या समीकरण बनाते हैं। देखो अपन घर्षण के लिए क्या समीकरण बनाते हैं, घर्षण के लिए देखो 80 माइनस ये विपरीत दिशा में 50, और ये किस में, ये भी विपरीत दिशा में, तो इसका भी माइनस म्यू एन, है ना। और ये टोटल लग जाता एम ए, और यहाँ 50 नहीं आ जाता, और म्यू की वैल्यू दे रखी होती, एन की वैल्यू अपन को निकालनी होती है। एन की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये इस सतह से संपर्क में है, इस सतह से संपर्क में है, तो 2 kg नीचे लगाएगा mg और ऊपर लगाएगा n। ये तो अपन को पता है। तो n की वैल्यू क्या है कि mg n बराबर कितना आ रहा है 20, और म्यू का अपन को देगा कि म्यू 0.2 लेना है, 0.3 लगना है। तो बहुत आसान नहीं होगा ये क्वेश्चन, बहुत आसान नहीं होगा। घर्षण में हो गया ना, पर अपन को भी घर्षण नहीं दिया है, तो अपन को डायरेक्ट करना है ना। तो यही तो घर्षण है, बस और कुछ नहीं है। म्यू क्या है यहाँ, घर्षण नियतांक, घर्षण गुणांक, है ना। ये अभी म्यू का घर्षण बल का फॉर्मूला है बस, और कुछ नहीं है। बल ही तो लगाने हैं अपन को। ये कितना आ गया 30, ये आ गया 15, ए इक्वल टू आ गया 2, ए निकाल लिया अपन ने, तो
ये इससे अपन T1 निकाल दो, इससे T2 निकाल दो, क्या दिक्कत है। देखो 5 kg का बनाओ, इधर T1 लग रही है, ये ऊपर ए से जा रहा है, नीचे 50 लग रहा है, तो ऊपर वाला जाता है 50 बराबर 5a, ए कितना है 2, 5 दूनी का 10 हो जाएगा। ये टी कितना आ जाएगा 60। तो स्प्रिंग वन का पाठ्यांक कितना है 60, स्प्रिंग वन का पाठ्यांक कितना रहा है 60। और देखो एक और इसको देखो, इस पर लग रहा है 8 kg, ऊपर लग रही है T2, नीचे जा रहा है ए से, नीचे लग रहा है 80। तो देखो ये नीचे है तो ये ज़्यादा होगा, 80 माइनस T2 बराबर 80, 80 8 दूनी का 16, T2 कितना आ जाएगा 80। इसको इधर ले आओ, माइनस 16। T2 कितना आ रहा है जल्दी बताओ, T2 कितना आ रहा है अपना, अरे T2 कितना आ रहा है रे, T2 कितना आ रहा है, T2 कितना आ रहा है अपना 64 हो गया। करना क्या है भाई, कुछ नहीं करना इन क्वेश्चंस में, अपन को कुछ भी नहीं करना, एफबीडी बनाना है। और देखो सर ने तो 2 kg का एफबीडी बना के सॉल्व कराया है भाई, 2 kg का एफबीडी बना के सॉल्व कराया है, ये तो बहुत बहुत हार्ड हो जाएगा 2 kg का एफबीडी। तो अपन ट्राई करेंगे यार 2 kg का एफबीडी से, पर उसमें 2 समीकरणें बन जाएंगी। इधर देखो, इधर तो लग रही है T2, इधर लग रहा है T1 और इधर जा रहा है A। तो 2 kg के एफबीडी से 2 kg के तो एफबीडी से क्या होगा, 2 kg के एफबीडी से देखो T2 तो जाता है क्योंकि एक ही दिशा में, और T1 है ना, T2 माइनस T1 बराबर एम ए कितना है 2, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 20। ये वाली समीकरण बनेगी एक, ये तो बहुत बहुत बेकार समीकरण बन गई। अब इसमें T1 की वैल्यू निकालो, T2 की वैल्यू निकालो, ऐसे अपन को सोल्व करना है। ये सर का तो बहुत लंबा पड़ेगा तुम्हें, है ना। तो देखो अब इसमें देखो 64 है ये, है ना, और T1 कितना आ रहा है, T1 60 आ रहा है, T1 कितना आ रहा है अपना 60, और T2 कितना आ रहा है अपना, T2 T2 कितना आ रहा है अपना, अरे T2 भैया कहाँ है, T2 64, T1 माइनस T2, T2 माइनस T1 इजकल टू 20 कैसे आ सकता है, 2a, 2a है ये, 20 थोड़ी है, एक ही वैल्यू कितनी है अपने पास, एक ही वैल्यू 2 है ना, एक ही वैल्यू अपन ने 2 निकाली है, ये कहाँ निकाला है, एक ही वैल्यू 2 निकाली है ना, तो इधर 2 रखो, तो 2 गुणा 2 करने पर 4 आएगा। तो T2 कितना है अपना 64 है, T2 कितना है 64, माइनस T1 कितना है अपना 60, T1 60 है ना अपना, कहाँ है T1, ये रहा 60, तो 60 इजकल टू 4 आ तो गया, सही तो है अपनी समीकरण। अब देखो सर ने इतना लंबा कराया है, इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं थी। अब देखो ये सर से अलग हो गया क्वेश्चन अपन ने किया है जो, है ना, इसका आंसर। तो ऐसे अब अपन को शॉर्ट आंसर याद रखना है। अब देखो ये तो अब ऐसे कितने भी क्वेश्चन बना दो, देखो अब सर ने तो कराए नहीं, है ना, मैं बताता हूँ। देखो स्प्रिंग के अपन कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत सारे। देखो ये एक बॉक्स ले लो, ये वाला, है ना, इस पर अपन यहाँ एक लगा दे एम, है ना, एम द्रव्यमान का कोई बॉक्स, और इस पर एक घिरनी लगा दो यहाँ पर, और घिरनी से यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा दो, है ना, और स्प्रिंग लगा कर यहाँ पर एक एम छोटा एम द्रव्यमान का बॉक्स लटका दो, है ना, और कह दे कि स्प्रिंग तला का पाठ्यांक निकालो। तो इसमें क्या है, टेंशन निकाल देनी है। ऐसे बोल दे कि मान लो ये है, ये इधर, ये दो ये है ना, ये ऐसे क्वेश्चन अपन सब कर चुके हैं। मान लो ये सीधा एंगल है ना, इससे ये थीटा एंगल पर इधर लटका हुआ है, और ये भी थीटा एंगल पर लटका हुआ है, ये 90 माइनस थीटा है ना, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 90, है ना 90। तो ये वाले एंगल पर ये एक ऐसे, और ये लटका हुआ है, और ये एम जी लटका हुआ है, एम लटका हुआ है, इस पर स्प्रिंग तो लगा पाठ्यांक। तो ये सब क्वेश्चंस में अपन को टेंशन निकाल लेनी है, वही बंधित गति यूज करनी है, कुछ भी नहीं है इनमें, है ना। तो अब अपन मेन चीज पढ़ते हैं स्प्रिंग की, क्या मेन चीज, ये क्वेश्चंस मैंने ही बनाए हैं खुद ने, है ना, तो कुछ गलत बन जाए तो मेरे को पता नहीं। इसके क्वेश्चंस अपन को मॉड्यूल में बहुत सारे मिल जाएंगे। देखो अपन है ना कुछ
एक दो स्प्रिंग के क्वेश्चन पढ़ते हैं जो मतलब नीट में आए हुए हैं, देखो करके देखते हैं एक आध। अरे मेरे पास एक केमिस्ट्री की है, मैं सोच रहा हूँ मेरे पास रखी है, वो फिजिक्स की है तो केमिस्ट्री की है। चलो छोड़ो, बाद में करेंगे। चलो ना, तो अब अपन ट्राई करते हैं। अब देखो क्वेश्चंस करते हैं। अब मैंने क्या बताया था कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, F बराबर क्या होता है। एफ एस बराबर क्या होता है, माइनस के एक्स। के बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस बाई एक्स। यानी एक्स क्या है, ये लंबाई है, तो के समानुपाती किसके है, 1/x के। यानी जो के है वो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी के समानुपाती आ रहा है 1/l, है ना। तो अब के और एल को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो देखो के एल इजकल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू मतलब कि एल हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब के बढ़ेगा तो एल घटेगा, एल बढ़ेगा तो के घटेगा। अपन को समझ आ चुका है ये वाली बात। तो मतलब देखो के, यहाँ से के एक्स क्या आ रहा है, कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट। तो अब अपन को करना क्या है, हमेशा अपन को क्या करना है, K1 L1 बराबर करना है K2 L2। क्या करना है, K1 L1 बराबर K2 L2 करना है। अब देखो मान लो एक स्प्रिंग है, अब अपन स्प्रिंगों को तोड़ना सीखेंगे। क्या तोड़ना, मान लो ये एक स्प्रिंग है ना। स्प्रिंग का के दिया है और एल दिया है, स्प्रिंग को दो भागों में तोड़ दिया, है ना। इसका K1 हो गया और इसको तोड़ दिया, इसका K2 हो गया, ये L/3, ये 3L/4, दो भाग तोड़ दिए, ठीक है। ये L/4 यार, L/4 और ये 3L/4 दो भागों में तोड़ दिए। अपन को इनकी K1 और K2 की वैल्यू निकालनी है K के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, K के फॉर्म में, ठीक है। तो अपन को पता है कि KL क्या है, कांस्टेंट, है ना। KL की वैल्यू कांस्टेंट होगी, मतलब इस स्प्रिंग के लिए KL है तो इस स्प्रिंग के लिए भी KL होगा, इसके लिए भी KL होगा। तो देखो K1, है ना, और L1, इसकी L1 ये है, बराबर हो गई K2 और K1 KL की, किसके, KL के, इसके KL के बराबर करना है। तो देखो K1 L1 कितनी है, L/4 बराबर KL। L से तो L गया, K1 कितना आ जाएगा, 4K। अब देखो L की अपन ने L/4, K कितना आया, 4K। उल्टा नहीं हो गया इसका, उल्टा नहीं हो गया क्या, हो गया। चलो इसका देखते हैं अपन, इसका भी उल्टा आता है क्या। इसमें K2 L2 को बराबर कर दो KL के। देखो K2 L2 कितनी है, 3L/4 और KL क्या है, KL तो KL है, ये इस तरह हो जाएगा, K2 आएगा 4K/3। देखो इसका उल्टा हो गया, मतलब अपन को अगर स्प्रिंग को तोड़ा जाए, स्प्रिंग को तोड़ा, तोड़ने के बाद एल पता है, एल की वैल्यू पता है, एल की, तो अपन उसकी एल की वैल्यू को उल्टा करके के की वैल्यू लिख सकते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में देखते हैं अपन। तो इसी इसी के लिए सर ने ये वाला क्वेश्चन कराया है, कौन सा ये वाला। इसमें क्या है कि के दे दिया और इसका K1 और K2 दे दिया और इनका अनुपात दे दिया, क्या दे दिया, अनुपात। अब देखो, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि स्प्रिंग के दो टुकड़े में तोड़ा जाए जहां लंबाई का अनुपात ये है तो दोनों टुकड़ों का स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। मान लो कि ये स्प्रिंग है अपनी, मैं सीधा लग रहा हूँ ना थोड़ा, मतलब ऐसे कर लो ना, ये स्प्रिंग है, ये के, इसका के दिया हुआ है और इसकी जो लंबाई का अनुपात है, यानी ये लंबाई है ना। इसको तोड़ा पहले तो, तोड़ दिया इसको, है ना, और इसको, अब इसने लंबाई ना दे के लंबाई का अनुपात दे दिया, मतलब इसको L1 में तोड़ा, L, ये K1 है ना, ये K1 है और ये K2 है इसका, और इसकी L1 है और L2 है। तो इसने बोल दिया कि L1 अनुपात L2 है 2:3, L1 अनुपात L2 2:3 है ना, L1 अनुपात L2 2:3 है। तो
K1 और K1 व K2 निकालो, K1 और K2 निकालो, है ना। K1 और K2 की वैल्यू होगी, तो अब उनको देखो L नहीं दी है, L दी होती, अगर L दी होती L/4 होता तो अपन डायरेक्ट 4K कर देते, 3L/4 है तो अपन 4K/3 कर देते, डायरेक्ट उल्टा। अब उनको अनुपात दिया है तो पहले अपन को लंबाई निकालनी होगी। कैसे, देखो K है, इसकी टोटल लंबाई पहले कितनी थी, L, है ना। अब देखो अपन कैसे निकालते हैं, मैं तुम्हें को लंबाइयाँ निकालना सिखाता हूँ, L1 और L2 निकालना सिखाता हूँ। कैसे निकालते हैं, देखो L1 निकालनी है अपन को, पहले तो इन दोनों को जोड़ो, क्योंकि जो लंबाई है वो इन दोनों के योग के बराबर होगी। L क्या होगी, L1 + L2, है ना। तो ये इसको जोड़ते हैं तो ये दोनों की वैल्यू टोटल कितनी आ रही है, 5। तो अपन L1 निकालते हैं, L1, तो देखो L1 निकालते हैं तो L1 का अनुपात, L1 निकालनी है ना अपन को, L1 का अनुपात कितना है, 2 बटे कुल अनुपात कितना है, 5 इंटू मल्टीप्लाई में L, कितना L, ये आ गई अपनी L, यानी खुद का अनुपात बटे टोटल अनुपात इंटू जिसका भी पूछा जाए उसकी पूरी लंबाई। ठीक है, अब देखिए L2 कैसे लिखेंगे, L2 का खुद का अनुपात कितना है, 3 बटे टोटल लंबाई कितनी है, 5, टोटल अनुपात और मल्टीप्लाई में L, तो ये L2 आ गया, ये L1 आ गया, ऐसे। अब देखो अपन को L2 L1 आ चुके हैं, L2 L1 आ गए, तो इसका L1 ये है, तो K1 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या होगा, 5/2 K, K2 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कितना, 5/3 K। आया कि नहीं आया। अब देखो अपन को ना K1 K2 का अनुपात लिखे, K1 अनुपात K2, तो देखो इससे तो ये कट जाएगा अनुपात में, देखो 5/2 के अनुपात 5/3 के, है ना, ये होगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएंगे, मतलब आ जाएगा 3/2। L का अनुपात कितना आया था, लंबाई का अनुपात 2/3 था, तो K का अनुपात 3/2, मतलब अगर इनका K1 K2 ने पहुंचकर K1 अनुपात K2 पूछा जाता तो लंबाई का अनुपात को अपन उल्टा कर देते, कितना, 3/2, पर पूछा क्या है, K1 और K2। अब देखो अनुपात से K1 और K2 कैसे निकालते हैं, अपन को दे दिया लंबाई का अनुपात L1 अनुपात L2 दे दिया, है ना, ये वैल्यू देती है अपन को 2/3, तो K1 K2 अनुपात कितना आ गया, K1 K2 अनुपात कितना आ गया, 3/2, कितना आ गया, 3/2। अब देखो अनुपात से अपन इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही K1 निकालना है अपन को, टोटल कितना है इसका, 5, कितना है, 5। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं निकलेगा, अपन को बस लंबाई निकालनी आनी चाहिए, ऐसे कैसे, लंबाई, है ना। तो अपन लंबाई से ऐसे कर सकते हैं। अब देखो लॉन्ग मेथड से करें, लॉन्ग मेथड से मैं एक के निकाल के बताता हूँ, ये वाला L1 है और अपन को K1 निकालना है, तो K1 L1 बराबर किसके होगा, KL के, K1 अपन को निकालना है, L1 कितना है अपने पास, 2/5L, और ये हो जाएगा KL के, ये तो इससे गया, तो इसको में तो K1 कितना आ जाएगा, 5/2 K, यही तो आया, 5/2 K। ये लॉन्ग मेथड हो गया, ये अपना शॉर्ट मेथड हो गया, है ना। तो अब देखो अपन से जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं ट्राई। इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, देखो इसकी क्या दिया है, इसका L दिया है, L1 L2 L3 दिया है ना। तो L1 L2 L3 अनुपात दिया है इनका, है ना। तो ये 1 2 और 3, तो K1 K2 और K3 पूछा है ना। तो अपन सॉल्व करते हैं, कैसे, देखो देखो अगर अपन सॉल्व करें तो देखो L1 L2 L3 का अनुपात दिया है, तो ये
एल है जो L1 प्लस L2 प्लस L3 होगा, तो इसको देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3 और 3 6। तो देखो L1 निकालते हैं अपन, खुद का अनुपात बटे टोटल अनुपात इंटू L। L2 निकालते हैं, खुद का अनुपात टोटल अनुपात इंटू L। L3 कितना आ जाएगा, खुद का अनुपात बटे टोटल अनुपात और इंटू में L। तो देखो ये तो हो जाएगा L/6, ये हो जाएगा L/3, ये हो जाएगा L/2, है ना। काट देंगे ना, इनको काट देंगे, इसलिए ये L1 है, ये L2 आ गया, ये L3 आ गया। तो देखो K1 क्या होगा 6K, K2 क्या होगा 3K, K3 क्या होगा 2K। आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया, बस खत्म कहानी। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन को। वही एक स्प्रिंग दे दी और इसका के और एल दे दिया, है ना, और इसमें L1 अनुपात L2 अनुपात L3 अनुपात दे दिया 1 अनुपात 2 अनुपात 1/3। अब देखो, अब ये देखो बटे में, तो ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि सभी पूर्णांक आ जाए। अपन देखो सभी पूर्णांक आने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा, या 3/2 आएगा, नहीं आएगा। तो 3 दूनी का 6, 6 से करते हैं, 6 जाएगा यहाँ पर। देखो 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 से गुणा करने पर 6 अनुपात 6/2 अनुपात 6/3 कितना आ जाएगा, 6 अनुपात 3 अनुपात 2 आया, 6 अनुपात 3 अनुपात 2 आ गया। तो ये किसके आ गए, लंबाई के अनुपात। तो लंबाई का टोटल कितना हो गया, 6 और 3 9 और 2 11, कितना हो जाएगा 11, 11 इसका टोटल हो गया। तो अपन देखो L1 लिखते हैं, L1 कितना होगा 6 खुद का अनुपात बटे टोटल अनुपात इंटू L। L2 कितना हो जाएगा 3 बटे 11 L। L3 कितना हो जाएगा 2/11 L। तो देखो अब K1 क्या जाएगा, K1 आ जाएगा 11/6K, 11/3K और ये 11/2K। हो गया ना आंसर अपना। तो ये अपनी स्प्रिंग हो गई खत्म। क्या हो गई स्प्रिंग, बस कुछ नहीं था इसमें, यही था। अब स्प्रिंगों का देखो संयोजन होता है, वो अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे, स्प्रिंगों का संयोजन बाद में पढ़ेंगे। अपन क्या करते हैं, अब देखो अपन है ना थोड़ा स्प्रिंगों को काटना सीखते हैं। क्या सीखते हैं, स्प्रिंगों को काटना। कैसे स्प्रिंगों को कैसे काटा जाता है कि मान लो एक स्प्रिंग है, ये देखो इधर देखो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, मान इसमें ये स्प्रिंग लगी हुई है ना, और इससे अपन ने ये एक 5 kg का बॉक्स लगा दिया और ये इधर एक 3 kg का बॉक्स लगा दिया, ठीक है। अब अपन को पता है कि स्प्रिंग में टेंशन आएगी। अब स्प्रिंग की टेंशन निकाल के बता सकते हो क्या तुरंत, अपन को स्प्रिंग की टेंशन निकाल के बता सकते हो आराम से। कैसे, इधर आएगी T1, इधर आएगी T2, है ना, इधर 30 लगेगा, इधर कितना लगेगा, इधर 50 लगेगा। अगर इसका टोटल टेंशन निकाली जाए, टोटल टेंशन निकाली जाए तो कितना होगा, इन दोनों को एक मानो, एक मान के नहीं, यहाँ की टोटल टेंशन निकाली जाए T2। देखो पहले T2 T1 निकालते हैं अपन, है ना। इसको टोटल मान के भी कर सकते हैं। कैसे, देखो इधर कर रहते हैं, इधर इसको कर लो और ये स्प्रिंग लगा दो और इसको 5 और 3 की जगह 8 लगा दो, तो नीचे 8 ही आ जाएगा। और यहाँ पर टेंशन T2 थी अपनी, है ना, T2, तो T2 डायरेक्ट आ जाएगा 80। अब कोई वेग है नहीं इधर, A बराबर 0 है, सामने पर है स्प्रिंग, है ना। तो T2, अब यहाँ पर टेंशन क्या आ रही है, T2, यहाँ पर भी T2 टेंशन है, वो 80 है। 80 मतलब जो टेंशन इसकी Fs इसका, ये सब कितना है 80, कितना है 80। अपन को ये सब चीज़ समझ आ गई, क्योंकि ये 50 है और ये 30 है, ये कोई है नहीं, तो टेंशन T2 यही होगी, है ना। अलग अलग निकाल के भी कर सकते हो। T1 कितना आ जाएगा 30, देखो T1 कितना आ जाएगा इससे 30, और इसका FBD बनाएंगे तो देखो FBD 5 को बनाओ, ऊपर लग रही है T2, नीचे लग रहा है 50 और नीचे एक क्या लग रही है T1। और देखो दोनों को बराबर कर दो तो T2 बराबर 50 प्लस T1, T2 बराबर, क्योंकि ए तो है ही नहीं ना, एक तो दिया ही नहीं है, है ना। तो T2 बराबर कितना आ जाएगा 50 प्लस 30,
T2 हो जाएगा 80। तो इस इतने जमेले के बजाय डायरेक्ट एक बॉक्स मान लो इनको, कितना, एक एक बॉक्स मान के कर सकते। अब देखो ये बात तो अपन को समझ आ गई कि अपन टेंशन वेंशन तो निकाल लेंगे, है ना, टेंशन तो निकाल लेंगे। अगर हम मान लो क्वेश्चन कहते कि स्प्रिंग जी को काट दो, यहाँ से स्प्रिंग जी यहाँ से काट दी जाए और काटने के तुरंत बाद 3 kg और 5 kg का त्वरण, ये काटी स्प्रिंग, है ना, यहाँ से नहीं स्प्रिंग को नहीं, पहले यहाँ से काटते हैं, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया। देखो क्वेश्चन को दोबारा बनाता हूँ, ये अपनी छोटी सी स्प्रिंग, ये 5 kg का, ये 3 kg का, ये 5 kg का। अब देखो यहाँ से इसने कह दिया कि यहाँ से काट दो स्प्रिंग को, ये कैंची से अपन ने स्प्रिंग काट दी। अब स्प्रिंग को काटते क्या है, 3 kg का तो नीचे जाएगा और 5 kg का भी नीचे जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि जो देखो स्प्रिंग पर पहले टेंशन कितनी थी, अब देखो अब इसने क्या है कि रस्सी को काटने के तुरंत बाद 5 kg और 3 kg के बॉक्स के त्वरण की दिशा बतानी है अपन को, है ना। 5 kg और 3 kg के बॉक्स के त्वरण की दिशा बतानी है अपन को, क्या बतानी है, 5 kg और 2 kg के 3 kg के त्वरण की दिशा। अब देखो मेरी बात सुनो, मान लो रस्सी को काटते हैं अपन, है ना, तो ये 3 kg का तो सिंपल सी बात है, ये तो फ्री फॉल करेगा, फ्री फॉल मतलब ये तो मुक्त पतन करेगा, तो इसका त्वरण तो कितना हो जाएगा जी। सीधी भाषा है, मतलब इसको रस्सी को टेंशन करेंगे तो यहाँ पर टेंशन क्या आ जाएगी, 0, काटते ही इधर। तो ये तो सीधी सी बात है, यहाँ पर टेंशन हो जाएगी वो 30 के बराबर हो जाएगी, और ये इसका जो ए होगा ना, ये आ जाएगा टी बराबर इस, मतलब इसका तो सीधी सी बात है, इसका त्वरण ए आएगा नीचे को, है ना, ए निकालते हैं तो देखो टेंशन, देखो क्या निकालते हैं ए, तो 30 इजिकल टू एफ नेट कितना है 30, क्योंकि नीचे ही फोर्स लग रहा है इस पर, बस ऊपर तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है काटने के बाद। 30 एफ नेट और एम ही कर दो, एफ नेट कितना है 30, एम कितना है 3, ए इसे ये गया तो ए आ जाएगा 10। मतलब ये तो ग्रेविटेशनल त्वरण जी से फ्री फॉल करेगा, इसकी तो कहानी हो गई खत्म। ये तो अपन को पता है नीचे जाएगा कितने त्वरण से, 10 से, समझ गए। लेकिन ये 5 kg का, अब स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग पर पहले टेंशन लग रही थी T2 कितनी, 80 न्यूटन। तो जो काटने के तुरंत बाद क्या होगा कि काटने के तुरंत बाद स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग वो अपनी स्प्रिंग क्या करेगी, स्प्रिंग देखो स्प्रिंग तो इधर बल लगा रही थी, इधर, क्योंकि स्प्रिंग पर बल इधर लग रहा है कितना, 80 न्यूटन लग रहा था पहले, है ना, नीचे की तरफ, और स्प्रिंग को इसको और स्प्रिंग इधर पर लगा रही थी 80 न्यूटन का टेंशन, ये वाली, है ना। तो क्या होगा कि स्प्रिंग है ना, जो काटने के तुरंत बाद, जब रस्सी को काटा जाता है तो काटने के तुरंत बाद स्प्रिंग पर जो वजन है के कारण जो उत्पन्न प्रत्यानयन बल था पहले कितना 80 न्यूटन, वो तुरंत परिवर्तित नहीं होगा। क्यों तुरंत परिवर्तित क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्प्रिंग है जो अपनी वास्तविक लंबाई में आने में समय लेती है, स्प्रिंग फोर्स है जो कुछ टाइम लेता है सॉल्व करने के लिए, है ना। तो अब स्प्रिंग फोर्स टाइम लेगा, तो ये अब देखो स्प्रिंग टाइम लेगी, है ना, आने में, तो स्प्रिंग पर फोर्स कितना लग रहा था, ये 5 kg का है, यहाँ 3 kg तो बचा ही नहीं, इधर लग रहा है 50 न्यूटन। अब इधर टेंशन T2 स्प्रिंग के कारण कितनी रह गई, T2 अभी भी तुरंत बाद कितनी है 80। तो अब ये स्प्रिंग के तुरंत बाद तो 80 है ना, तुरंत बाद तो 80 है, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर एनर्जी सेव है ना। तो अभी ये किधर जाएगा 5 kg का ऊपर, क्योंकि 80 वो है क्या त्वरण, इस 80 क्या है, इधर ज्यादा टेंशन है, तो 80 माइनस 50 इजिकल टू 5a, यानी 30 इजिकल टू 5a, 5×6 = 30, यानी ए, ये 6 तुरंत बाद तो 6 मीटर पर सेकंड के त्वरण से ऊपर जाएगा ये। अब क्या होगा, ये ऊपर गया थोड़ा सा, मान लो ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, फिर क्या होगा कि धीरे धीरे स्प्रिंग के अंदर टेंशन कम होगी,
स्प्रिंग के अंदर टेंशन कम होगा, और स्प्रिंग अपन को पता है उतना ही बल लगाती है जितना कितना 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 जितना कि उस पर बल लगाया जाए। तो स्प्रिंग का ये बल है ना, ये टेंशन T2 वो धीरे धीरे घट 80 से घटती 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 50 आएगी। तो इसको तुरंत बाद करने के बाद पता है स्प्रिंग क्या करेगी? स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग इसके तुरंत बात करने के बाद जो स्प्रिंग पर ये बॉल बक्सा लग रहा है ना, ये क्या करेगा? सरल आवर्त गति करेगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, फिर इधर 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 इधर, फिर लास्ट में जाके यहाँ रुकेगा। वो ऐसे सरल आवर्त गति करता चलेगा। ठीक है, तो मतलब तुरंत बाद क्या होगा? तुरंत बाद स्प्रिंग का ये 80 न्यूटन की टेंशन है ना, कम नहीं हुई, उतनी ही रहेगी, धीरे धीरे कम होगी। ठीक है, तो ये वाला बॉक्स अपन को समझ में आ गई। चलो अब अपन ना अगला देखते हैं। देखो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला। ये स्प्रिंग है, ये लगी हुई है, और यहाँ पर 5 kg है और यहाँ पर 3 kg है। तो स्प्रिंग पर देखो, इधर 30 न्यूटन, इधर 30, तो इस पर तो T1 होगी, ये कितना होगा? 30, ये T2 होगा, ये कितना होगा? 80, कितना होगा? 80 T2 है ना। तो अब क्या होगा? अब मान लो स्प्रिंग को यहाँ से काट दो, यहाँ से काटा, तो देखो स्प्रिंग को ही काट दिया ना, तो स्प्रिंग का फोर्स है ना Fs, वो 0 हो जाएगा। काटने के बाद क्या हो जाएगा? Fs 0 हो जाएगा, है ना। तो Fs 0 हो जाएगा। तो देखो अब स्प्रिंग को काटा जाता है ना। तो देखो मान लो है ना, स्प्रिंग को काटने के बाद स्प्रिंग फोर्स तो 0 हो जाएगा। तो एफ के तो क्या होगा? इन दोनों के भी त्वरण की दिशा क्या होगी? F और 3 kg का त्वरण क्या होगा? तो देखो स्प्रिंग को काटने के बाद ये तो त्वरण 0 हो जाएगा, पर यहाँ पर टेंशन अभी भी है। यहाँ की टेंशन ये T1 30 खत्म थोड़ी हुई है, नहीं। तो स्प्रिंग के काटने के तुरंत बाद 3 kg पर तो टेंशन क्या लगेगी? 3 kg। तो अगर 3 kg का एफपीटी बनाए, तो देखो 3 kg पर तो अभी भी टेंशन कितनी लग रही है? 330, और इधर टेंशन T1 लग रही है ना। तो थोड़ी देर के लिए तुरंत बाद 3 kg पर टेंशन अभी भी 30 लग रही है, 3 kg पर टेंशन अभी भी 30 लग रही है। तो T1 बराबर कितना है? 30, T1 बराबर 30। तो इस तुरंत बाद इसका वेग क्या होगा? इसका त्वरण तो 0 होगा। तुरंत बाद इसका त्वरण 0 क्यों होगा? क्योंकि इस पर अभी भी 5 के इसके कारण टेंशन 30 लग रही है तुरंत बाद। ठीक है, इसके कारण इस पर टेंशन 30 लग रही है तुरंत बाद, तो इसका तो त्वरण 0 होगा। कितना होगा? 0, है ना। लेकिन 5 kg को देखो, जो 5 kg है ना, इस पर ऊपर की T2 टेंशन है वो तुरंत 0 हो जाएगी स्प्रिंग को काटने के बाद, क्योंकि स्प्रिंग ऊर्जा खत्म हो जाएगी तुरंत ही, है ना। और नीचे इस पर 15 न्यूटन लग रहा है, एक T1 पहले लग रही थी, कितनी? 30। तो T2, अब देखो इस पर F नेट कितना लगेगा, और इसका त्वरण ए मान लिया इधर, है ना। तो देखो T1 प्लस 50 इजकल टू एम ए, है ना। तो T1 कितना है? 30 प्लस 50 इजकल टू 5a, यानी 80 इजकल टू 5a। तो ए कितना आ जाएगा? 8 पर 8 कम 5 कम 5 16। तो मतलब ये तुरंत किससे जाएगा? 16 मीटर पर सेकंड से वेग करेगा। अब देखो होगा क्या, मैं बताता हूँ। मान लो काट दिया, काटने के बाद ये 5 kg का बॉक्स है, ये 3 kg का बॉक्स, ये 3 kg का बॉक्स तो उसी अवस्था में रहेगा, इसका तो 0 रहेगा। काटने के तुरंत बाद ये नीचे गिरेगा, कितने से? 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। किससे? 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तुरंत नीचे गिरेगा, और ये उसी अवस्था में रहेगा, है ना। ये उसी अवस्था में रहेगा, है ना। देखो अगर तुम्हें प्रैक्टिकल करना है ना, तो एक धागा लो, उस पर एक एक पत्थर इधर लटकाओ, एक पत्थर इधर लगाओ, और है ना उसे ऊपर से बांध दो इधर। जब तुम इसको यहाँ से काट दोगे ना, तो सबसे पहले ये पत्थर नीचे आएगा और इससे टकराएगा, और फिर ये दोनों नीचे जाएंगे।
चाहे स्लो मोशन में वीडियो रिकॉर्ड करके देख लेंगे ना अपन, तब भी यही होगा। मतलब ये 16 से नीचे आएगा, फिर आने के बाद ये क्या होगा, ये इससे टकराएगा 5 kg, ये 3 kg, ये 16 से आके इससे टकराएगा, और फिर ये दोनों है ना लास्ट में फ्री फॉल करेंगे। फ्री फॉल अब फ्री फॉल करेंगे किससे, 10 मीटर पर सेकेंड से। क्योंकि इससे टकराने के बाद इसका वेग घटेगा और इसका भी तुरंत आ जाएगा, तो दोनों किधर, इन दोनों पे लगेगा 80 न्यूटन नीचे फोर्स लगेगा, और ये 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे गति करेंगे, फ्री फॉल करेंगे बाद में। समझ में आएगा। अब देखो, ये तो स्प्रिंग वाली बातें हो गई अपनी, अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। इनके क्वेश्चंस कर लेना तुम। अब देखो, स्प्रिंग तुला का जो पाठ्यांक होता है, मतलब अपन जो वेट मापी मशीन होती है, वेट नापने वाली मशीन होती है ना, वेट नापने वाली मशीन, वो उसका जो वेट नापता है ना, वो केजी वेट में नापती है। किसमें, केजी वेट में, केजी वेट में। और ये केजी वेट होती है ना, इसकी जो वैल्यू कितनी होती है, जो केजी वेट होता है ना, इसकी वैल्यू होती है केजी वेट। तो जो केजी वेट होती है ना, वो एक 1 kg वेट, 1 kg वेट होता है ना, वो बराबर होता है 10 न्यूटन के। किसके, 10 न्यूटन के, मतलब 1 g के, 1 g के, यानी 10 kg वेट तो 100 न्यूटन। और जो स्प्रिंग मान, देखो एक जो वजन नापने वाली मशीन होती है ना, ये वजन नापने वाली मशीन, ये है ना हमेशा एन को नापती है। किसको, एन को। मतलब इस पर कोई अपने वस्तु रखी, इस पर वस्तु रखी, तो वस्तु का नीचे तो mg लगेगा, लेकिन ऊपर क्या लगेगा, एन। तो एन को नापती है ये, एन को। अगर मान लो एन, अगर नीचे अपन एक फोर्स दे दें, क्या, जैसे वेट मापने वाली मशीन पर उंगली दबाएं तो उसका वजन बढ़ता जाता है। क्यों, क्योंकि अपन फोर्स बढ़ा रहे हैं। mg तो उंगली का उतना ही है, फोर्स ही तो बढ़ाया जा रहा है हाथ के प्रेशर से, तो फोर्स बढ़ाएंगे तो उसका वजन बढ़ता जाएगा। मतलब वो एन कितना हो जाएगा, mg प्लस एफ के बराबर। किसके बराबर, mg प्लस एफ के बराबर, है ना, mg प्लस एफ के बराबर। तो एन की वैल्यू है, वो बढ़ती जाएगी फोर्स लगाने पर। तो जो वेट मापी मशीन होती है, वो क्या मापती है हमेशा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल मापती है। क्या मापती है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल मापती है हमेशा। क्या मापती है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, है ना। तो देखो, एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है कि ये एक स्प्रिंग है ना,